अटल शर्मा का 5 कमरों का मकान उनकी धर्मपत्नी दया शर्मा ने अपनी पसंद से बनवाया था। अब पत्नी से बड़ा इंजीनियर या इंटीरियर डिज़ाइनर भी कोई हो सकता है क्या? बस इसीलिए पिछले 20 बरस से पत्नी के बनवाए मकान में अटल जी अपने दोनों बेटों के साथ सुख से बसर कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, समय की गति बड़ी तेज़ होती है। धीरे धीरे समय बीता और अटल शर्मा के दोनों बेटे विजय और अजय की शादी हो गई। बड़ी बहू मालती ने तो ससुराल की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर बहुत आसानी से एडजस्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही छोटे बेटे अजय की शादी माधुरी से हुई, मानो अजय शर्मा के घर में भूचाल सा आ गया। शादी के बाद अजय, ये कैसा इंटीरियर है तुम्हारे घर का? आजकल ऐसे घरों में कौन रहता है? ये दीवारों में बने शीशे वाले शोकेस, इनमें लगी हुई ये पुरानी तस्वीरें, लोहे की अलमारियाँ और चूने से पुती दीवारें, क्या है ये सब? क्यों भाई, क्या खराबी है हमारे घर के इंटीरियर में? हम तो सालों से इस घर में रह रहे हैं और तुमसे पहले भाभी भी इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन उन्होंने तो कभी घर में कोई कमी नहीं निकाली। और हाँ, चूना नहीं, डिस्टेम्पर है ये। डिस्टेम्पर इज़ न्यू चूना माय डियर हस्बैंड। अरे इतने अच्छे अच्छे पेंट है बाजार में और आपने ये नीला रंग पुतवा रखा है पूरे घर में। और रही भाभी की बात, तो वो तो अपने अपने टेस्ट और नॉलेज की बात होती है। अब उन्होंने ऐसे ही घरों में रहकर अपनी लाइफ बिताई होगी तो उन्हें ये घर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात अलग है। आई हैव अ क्लास। क्या नाटक है ये माधुरी? शादी को 4 दिन हुए नहीं कि तुम्हारा ये क्लास और टेस्ट का ड्रामा चालू हो गया। देखो, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल के हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। देखो अजय, तुम क्लास 1 ऑफिसर हो, बड़े भैया भी अच्छी खासी जॉब में हैं, लेकिन हमारा घर, इसे देखकर कौन कहेगा कि ये फर्स्ट रैंक ऑफिसर का घर है? ये रंग बिरंगी भड़कीले पर्दे, दीवारों पर चूना, अरे ऐसे कौन रहता है यार? अच्छा, तुम ये बताओ अब मुझसे क्या चाहती हो? यही कि बाकी घर का आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग देख लो, लेकिन मुझे अपने कमरे का रिनोवेशन करवाना है। मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। देखो, माँ ने बड़े प्यार से घर बनवाया था, उन्हें इस घर की एक एक ईंट से लगाव है, इसलिए मैं पहले माँ से बात करता हूँ। अगर माँ को कोई एतराज़ ना हो तो तुम अपने कमरे में रेनोवेशन करवा सकती हो। माँ, आपकी बहू चाहती है कि वो अपने कमरे को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा बदल दे। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उसके लिए एक कमरा उसकी पसंद से तैयार करा दूँ। अरे ऐसे क्या समस्या है उसके कमरे में जो उसे मरम्मत करानी है? तुम्हारी शादी से पहले ही तो पुताई कराई थी उसकी मैंने, चमक रहा है बिल्कुल। अरे माँ, करने दो ना उसे उसकी पसंद के हिसाब से। अब आप देखो, रहना तो उस कमरे में उसी को है, अपनी पसंद के हिसाब से सजा लेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, आप चिंता ना करो, मैंने पहले ही उसे मना कर दिया है कि सिर्फ अपने ही कमरे के साथ छेड़छाड़ करे। बाकी का घर जैसा है वैसा ही ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तू इतना कह रहा है तो कर लेने दे बहू को अपनी पसंद के हिसाब से। माँ से हरी झंडी मिलती ही अजय ये माधुरी को बताता है। ठीक है, बाकी के कमरों से मुझे क्या मतलब? मेरा कमरा मेरी चॉइस के हिसाब से तैयार हो जाए, बाकी आप लोग जैसा रहना चाहे वैसे रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ना इस कमरे के पर्दे चेंज करना है, सबसे ज़्यादा तो वही मेरी आँख में चुभ रहा है। अगले दिन दोपहर में, अरे माधुरी कहाँ जा रही हो? आपको माँ जी ने बताया नहीं क्या? मैं अपने कमरे का मेकओवर कर रही हूँ, इसलिए पर्दे खरीदने जा रही हूँ। अच्छा जी, माँ जी ने तुम्हें कमरे का मेकओवर करने की परमिशन दे दी? मैं अपने कमरे में किसी भी रंग के पर्दे टांगूं, इसमें माँ जी को क्या परेशानी हो सकती है? प्यारी देवरानी जी, अभी तुम्हें पता ही कहाँ है कि सासों को कभी कभी बहू के सांस लेने से भी दिक्कत हो जाया करती है। तुम तो फिर भी उनके घर के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। अब अरे मेरे कहने का मतलब है कि माँ जी को सच में तुम्हारे पर्दे बदलने से कोई परेशानी नहीं हुई? अरे भाभी, मैंने बताया ना कि माँ जी को कोई परेशानी नहीं हुई। इतना ही नहीं, मैं तो कमरे का पूरा हुलिया ही बदलने वाली हूँ, उसी के लिए ज़रूरी सामान देखने बाजार जा रही हूँ। अगर इस माधुरी को माँ जी अपने कमरे का मेकओवर करने दे रही है तो मैं क्यों पीछे रहूँ? लगे हाथ बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। माँ जी, मुझे ना अपना कमरा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, आप कहे तो मैं भी अपने कमरे के लिए नए पर्दे ले लूँ। तू पीछे क्यों रहेगी? जा तू भी ले ले, तुझसे मुझे कोई दुश्मनी तो है नहीं। सास की बात सुनकर जिठानी मालती खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
अब अगर माँ जी ने परमिशन दे ही दी है तो पर्दे ही नहीं, मैं तो अपने कमरे का पूरा मेकओवर कर डालूंगी। अब जो भी मेरा कमरा देखेगा ना, माधुरी के कमरे को भूल ही जाएगा। लेकिन पहले इस माधुरी को पर्दे लाने देती हूँ। देखो तो सही महारानी कैसे पर्दे लेकर आती है। बहुत टेस्ट टेस्ट चिल्ला रही थी ना, हम भी तो देखे क्या टेस्ट है हमारी हाई क्लास देवरानी का। कुछ देर बाद माधुरी जब बाजार से पर्दे लेकर आती है तो मालती भी बहाने से उसके कमरे में पहुंच जाती है। देखो तो कैसे पर्दे लेकर आई हो तुम अपने कमरे के लिए। ये डार्क कलर के रंग बिरंगे पर्दे ना एकदम चीप लगते हैं दिखने में, इसीलिए मैं पेस्टल शेड्स के पर्दे लेकर आई हूँ। बताइए कैसे है? अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो एकदम मुझसे मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी ना इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी। वो क्या है ना, मैं भी अपने रूम के लिए पर्दे लेने के लिए जाने वाली थी। मैंने सोचा एक बार देख लूँ तुम कैसे पर्दे लेकर आई हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की चॉइस एकदम सेम टू सेम हो जाए। इतनी ही बढ़िया पसंद है तो आज तक इस बाबा आदम के ज़माने वाले घर में क्यों रह रही थी? आज से पहले पर्दे क्यों चेंज नहीं किए? भाभी को क्या लगता है मैं इनकी चालाकी समझ नहीं रही हूँ? अरे मैं खूब समझती हूँ भाभी यहाँ क्या देखने आई थी। अब मेरी नकल करके सेम ऐसे ही पर्दे अपने कमरे के लिए लेकर आएंगी। अगले दिन मालती बाजार जाकर माधुरी से भी महंगे और खूबसूरत पर्दे लाकर अपने कमरे में लगा लेती है। मैं ना कहती थी मेरी पसंद तुमसे भी अच्छी है। मेरे कमरे में जाकर देखो मैं कितने खूबसूरत पर्दे लेकर आई हूँ। वैसे तुमने भी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की थी। सिर्फ पर्दों से क्या होता है भाभी, दीवारें और छत तो वही चूना छापी है ना। ऐसे कमरे में आप 10,000 के पर्दे भी लाकर टांग देंगी ना तो भी वो तो फीके ही नज़र आएंगे। इसलिए मैंने तो बात कर ली है, कल से मेरे कमरे में काम शुरू हो रहा है। कमरा किसे कहते हैं ये अब आप देखिएगा। अरे सच में हमारी सोच ना कई मामलों में आपस में मैच करती है। मैं भी आज तुम्हारे जेठ जी से यही कह रही थी कि हम अपने कमरे को एकदम रॉयल लुक दे देते हैं। बस 1-2 दिन में मैं भी अपने कमरे में काम शुरू ही करने वाली हूँ। कमरे को रेनोवेट करने के नाम पर दोनों देवरानी जेठानी के बीच में एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। पुरानी फ्लोरिंग, वॉल, सीलिंग सब हटाकर आपको मेरी पसंद के हिसाब से लगाना है। देखो फ्लोरिंग तो वुडन की होगी, दीवारों पर प्लास्टिक पेंट और छत पर फॉल सीलिंग भी चाहिए। कमरे का ओवरऑल लुक ऐसा होना चाहिए कि रूम में आते ही समझ में आए कि कमरे में रहने वाले इंसान का कुछ क्लास है। फ्लोरिंग से लेकर वॉल पेंट तक सब कुछ मुझे लाइट शेड में ही चाहिए। हो जाएगा मैम, आपकी इस रूम का खर्च लगभग 5 लाख आएगा और 30,000 मेरी फ़ीस। ओके डन। तुम करती रहो इंटीरियर डिज़ाइनर पर खर्चा, मैं तो मुफ्त में ही तुमसे अच्छा कमरा बना कर दिखाऊंगी। लगभग 20 दिन से दोनों देवरानी जेठानी के कमरों में काम चल रहा था, जिससे घर में सबको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। अरे भाग्यवान, एक कमरे में ऐसा क्या कुआं खुदवा रही है दोनों कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हॉल में पूरा कचरा फैला रहता है। हमारे कमरे में दोनों बेटों का सामान भरा हुआ है और ऊपर से दिन भर यह खट खट सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया। अरे अब ख़त्म कराओ ये काम। मैं मेहमानों के कमरे में सो रहा हूँ और हमारे कमरे में बहू बेटों ने कब्जा जमा रखा है। अरे क्या बताऊं, जब से ये छोटी आई है ना, इसने पूरे घर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। एक तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, ऊपर से पानी की तरफ पैसा बह रहा है वो अलग। समझ में नहीं आता, इन दोनों के कमरे ना हुए बिरबल की खिचड़ी हो गई कि काम चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। अरे माधुरी, बंद करवाओ ना अब ये सब काम। थक गया हूँ भाई मैं ये खटखट सुनते सुनते। पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खपा कर आने के बाद घर में भी ज़रा सा सुकून नसीब नहीं होता। पहले तो सिर्फ दिन में ही खटखट होती थी, अब तो रात में भी तुम्हारे कमरे में काम चल रहा है। बंदा कब और कहाँ जाकर सोए। अरे आप ही लोग दिन भर चिल्लाते हैं ना कि काम कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। यही कारण है कि हमने काम जल्दी ख़त्म करने के लिए रात में भी काम चालू कर दिया है। देखिए अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी दोनों कमरे बनकर तैयार हो जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद देखो ना विजय, हमारा कमरा बनकर तैयार हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल का कमरा हो। अब बताओ अपनी पत्नी की पसंद की दाद दोगे या नहीं? अच्छा बिल्कुल सच सच बताना, हमारा कमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर माधुरी का? देखो, कमरा तो तुमने बहुत अच्छा तैयार करवाया है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन माधुरी ने जो कमरे में अटैच बाथरूम करवा लिया ना, उससे उनके कमरे का लुक थोड़ा ज़्यादा रीच हो गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है।
आजकल अटैच बाथरूम होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम यूज़ करने के लिए जाओ। मैं माँ जी से बात करती हूँ, अब मुझे भी अटैच बाथरूम चाहिए। अरे भाग्यवान, कैसी बात करती हो? मम्मी उसमें क्या करेगी? घर में जगह ही कहाँ है तुम्हारे लिए अटैच बाथरूम बनवाने की? मुझे कुछ नहीं पता। जैसे माधुरी का अटैच बाथरूम दिया है, मुझे भी अपने लिए अटैच बाथरूम चाहिए। माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना कि आपने माधुरी को अटैच बाथरूम बनवा दिया और मेरा कमरा ऐसे ही रह गया। मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे भी अटैच बाथरूम चाहिए। अरे एक ही बाथरूम है तुम दोनों के कमरे के बीच में, तो वो किसी एक के कमरे में ही अटैच हो सकता था ना। और अटैच करने से ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? पहले ही घर में 3 बाथरूम है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। दया अपनी तरफ से मालती को बहुत समझाती है, लेकिन मालती के बार बार जिद करने के कारण उसकी सास अपने कमरे में से एक छोटा सा बाथरूम निकालकर बड़ी बहू को भी बाथरूम दे देती है। अब तो खुश है ना तू? मेरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन तुम दोनों का महल चमकना चाहिए। अब बस बंद कराओ इस शाही महल का निर्माण। माँ जी, वैसे आपके कमरे में से ज़मीन लेकर बाथरूम बनवाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन आपको पता है ना, इतना खर्चा करके मैंने कमरा तैयार करवाया है और बिना अटैच बाथरूम मेरा कमरा बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे बिना तड़के की दाल। अगले दिन, अरे भैया, ये कमरों का रिनोवेशन ना हमें बहुत भारी पड़ गया। सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पैसों में हमने पूरा घर रिपेयर कर लिया होता, जितने पैसों में इन्होंने सिर्फ 2 कमरे तैयार किए हैं। ठीक कह रहा है छोटे, तो मैं भी आज बिल देख रहा था। अरे तेरी भाभी ने एक कमरे पर 5.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। भैया अब क्या बताऊँ आपको, माधुरी कौन सा भाभी से कम है। मेरा भी लगभग इतने का ही बिल बना है। मैंने तो लोन लेकर इसके लिए कमरा तैयार करवाया है। अब तो मुझे बस पर्सनल लोन की किस्तें भरने की चिंता सता रही है। अरे छोटे, किश्तों के पैसे तो मैनेज करने ही पड़ेंगे। मैं तो आज ही सबको बोलने वाला हूँ कि अगले 2 साल तक किसी के लिए नया कपड़ा नहीं आने वाला। इतना ही नहीं, घर के खर्च में भी कटौती करनी पड़ेगी, तब जाकर ये खर्च मैनेज होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया आप। सुनो माधुरी, कान खोल कर सुन लो। अगले 2 साल तक ना बाहर जाना है, ना होटल में खाना है, ना नए कपड़े, ना गहने। किसी भी चीज़ का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ना, आपने मेरी बात मानकर रूम तैयार करवा दिया, तो मैं भी आपकी बात मानकर अगले 2 साल तक ना कहीं जाने का नाम लूँगी, ना नए कपड़े और ना नए गहने। अब तो खुश है ना आप? अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और दया जाकर दरवाज़ा खोलती है। नमस्ते बहन जी, हम आपके नए पड़ोसी हैं। कल हमारे यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, बस उसी के लिए निमंत्रण देने आई थी। अरे बहन जी, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, अंदर आइए ना, एक गिलास पानी तो पी कर जाइए। जी जी, क्यों नहीं। अच्छा, ये जो पड़ोस में मकान बन रहा था, ये आप ही का मकान है? जी, हमारा ही मकान है। काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ काम चल रहा था, अब जाकर काम ख़त्म हुआ। अरे काम की तो बस पूछिए मत बहन जी, हमने तो सिर्फ 2 कमरे ही रिनोवेट करे हैं, उसी में इतना लंबा काम चला कि हम लोग तो खटखट सुनकर परेशान हो गए। शुक्र है भगवान का कि हमारा भी काम ख़त्म हो गया। अच्छा, आपके यहाँ भी काम चल रहा था? जी, दोनों बहुओं के कमरे रिनोवेट करवाए हैं। भाई आजकल के बच्चों को हमारे तरीके के मकान कहाँ पसंद आते हैं। आइए ना आंटी जी, जब तक चाय बन रही है मैं आपको अपना कमरा दिखा कर लाती हूँ। इन्हें भी तो पता चले मेरी हाई क्लास चॉइस। और मेरा रूम देखकर बेचारी यही सोचेंगी, काश पहले देखा होता तो वो भी ऐसा ही बनवाती। ये देखिए, सब कुछ ब्रांडेड एंड इम्पोर्टेड लगवाया है हमने। पूरा रूम मेरी पसंद से ही कस्टमाइज़ हुआ है। अरे बेटा, ये सब जो तुमने लगवाया है ना, ब्रांडेड और इम्पोर्टेड तो हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि ये वुडन फ्लोरिंग तो कब की आउट ऑफ फैशन हो गई है। और बेटा ये नेट और वेलवेट की कॉन्ट्रास्ट पर्दे आजकल तो कोई नहीं यूज़ कर रहा। फॉल सीलिंग का ये स्टाइल जो तुमने कराया है ना, ये तो 10 साल से बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड है। तुमने पैसा तो बहुत लगा दिया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छा चलती हूँ, लेकिन आपको कल हमारा नया घर देखने के लिए और मकान की मुहूर्त में शामिल होने के लिए ज़रूर आना है। अब तो जाना ही पड़ेगा। अरे हमारे इतने स्पेशल कमरों को मज़ा नहीं आया कहकर चली गई। हम भी तो देखे कौन सा राजमहल बनवाया है इन्होंने। अगले दिन मालती, माधुरी और उनकी सास समय से तैयार होकर गृह प्रवेश में पहुंच गई थी। अरे माधुरी, ये घर है या किसी फिल्म का सेट?
कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं है? मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी कि इनका घर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेशी होटल में आ गए हो। पूरा घर देखने के बाद वाकई माधुरी और मालती के तो होश उड़ गए थे। पिछले 1 महीने से उन दोनों ने महंगे से महंगा इंटीरियर इंटरनेट पर सर्च करके अपने घर के लिए पसंद किया था। उन्हें तो पक्का यकीन था कि जो भी उनका कमरा देखेगा देखता ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। उनके कमरे को देखने वाले पहले शख्स ने ही तारीफ की जगह उनके बेडरूम में 10 कमियां गिनवा दी थी। अरे माधुरी, मुझे तो इनके घर की मिठाई चखने के बाद अपनी खीर फीकी नज़र आ रही है। अरे हमने इस खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दूध ही फट गया हो। कौन सी खीर भाभी? मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल रही हो आप? अरे बेवकूफ़, अपने कमरों की बात कर रही हूँ और क्या। वैसे आपके घर को देखकर लगता है आपने बहुत खर्चा किया है इसके इंटीरियर पर। वाकई काबिल तारीफ है। खर्चा? हाँ भाई, खर्चा तो किया है। वैसे आपने भी तो रेनोवेशन करवाया ना, कितना खर्चा हुआ आपका? अब हमने तो 2 कमरे कराए हैं, लगभग 10-11 लाख रुपया लग गया। आपका तो कम से कम 50 लाख लगा होगा ना? खा गए ना आप धोखा। अरे भाई सच बताएं, पूरे घर का इंटीरियर हमने 8 लाख में कराया है। अब बताइए, है ना मेरा टेस्ट और सिलेक्शन बढ़िया? पड़ोसन की बात सुनकर एक पल के लिए तो मालती और माधुरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जितने पैसों में हमने 2 कमरे सजाए, उन्होंने अपना 5 कमरे का मकान सजा लिया। अब तो मालती और माधुरी के मुंह का स्वाद ऐसा बिगड़ा कि गृह प्रवेश की मिठाई भी उनका मुंह मीठा न कर पाई। सर पीटती और अपनी मूर्खता पर आंसू बहाती दोनों देवरानी जेठानी लौट कर घर आ गई थी। देख रही हूँ, पड़ोसन का मकान देखने के बाद तुम दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये लग्जरी, ऐशो आराम और दिखावे का कोई अंत नहीं होता। जितना भी कर लो हमेशा कम ही लगता है। इसीलिए तो मैं अपने सादे से मकान में खुश थी। तुम भी अपने कमरे में संतुष्ट होना सीख जाओ, नहीं तो ऐसे ही रोज़ किसी ना किसी का घर देखोगी और अपने मन की शांति खो दोगी। सास की बात मालती और माधुरी को आज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी और उस दिन के बाद उन्होंने संतुष्ट होना सीख लिया। बासी रसोई का खाना। अलकनंदा अपने जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी बहू है, जिसे हर कुछ परफेक्ट पसंद है। समय की मांग को देखते हुए अलकनंदा अपने बड़े बेटे आशीष की शादी सिमरन से करवाती है, जिसकी उम्र शादी के वक्त सिर्फ 20 साल की थी। सिमरन एक बेटे की मां है जो कि अभी 6 महीने का है। सिमरन अपने ससुराल वालों और काम से बहुत परेशान रहती है। बहू जरा इधर आना। आ रही हूँ मम्मी जी। सिमरन खाना बनाते बनाते अलकनंदा के पास जाती है। जी मम्मी जी कहिए। बहू, आज मेरे मायके से मेरे भाई का बेटा आनंद आ रहा है। उसके एग्जाम का सेंटर यहीं पड़ा है। अच्छा मम्मी जी, मैं देख लूंगी सब। इतने में ही आरती वहां आकर कहती है, बहू कल हम सबका व्रत है करवा चौथ का, याद है ना तुझे? याद है चाची जी। ठीक है, तो आज रात को कुछ अलग सा बना लेना। पेट टाइट करके खाएंगे ताकि कल भूख ना लगे। सिमरन बिना जवाब दिए वहां से रसोई में आ जाती है। अपनी सास तो सास है ही, ऊपर से चाची सास भी सास बनी बैठी है। ये नहीं कि थोड़ा सा हाथ हिला ले, बस बैठ के लेक्चर दे देंगे सब। ये बना लो बहू, वो बना लो। घर है की बारात समझ में ही नहीं आता। मन तो करता है खाना बनाना ही छोड़ दो, आ जाएगी अकल ठिकाने। अपने घर के आदमी कम पड़ जाते हैं जो मम्मी जी अपने मायके से किसी न किसी को बुलाती रहती है। इतने में ही आशीष वहां आकर कहता है, आज संडे है, कम से कम आज तो सबके साथ बैठकर दोपहर का खाना खाओ। सिमरन, जट से खाना लगा दो। जी लगाती हूँ। अब सिमरन रसोई में टेंशन में आ जाती है। भूल तो दिया है, खाना लगा रही हूँ, लेकिन अभी तक खाना बना ही नहीं है, क्या करूं? चावल गरम बना देती हूँ बस, और दाल 3 दिन पहले की और कल की भी बची है, उन्हें मिलाकर छौंक लगा देती हूँ। उबले हुए आलू पड़े हैं फ्रिज में और प्याज कटे हुए भी है, मिलाकर आलू भरता बना देती हूँ। सिमरन दूध के पतीले में चावल बनाने के लिए चढ़ा देती है और बासी दालों को एक साथ मिलाकर उसमें छौंक लगा देती है। फिर फ्रिज से बॉइल्ड आलू और कटे प्याज निकालकर उसका भरता बनाकर सबको परोस देती है। भाभी, ये दाल थोड़ी खट्टी लग रही है। नहीं तो, अभी तो मैंने बनाया है उसे। बहुत चावल में से दूध की स्मेल क्यों आ रही है? वो मैंने जल्दी जल्दी में दूध के पतीले में चावल चढ़ा दिए थे ना,
ये क्या बात हुई बहू, दूसरा पतीला ले लेती। मम्मी जी वो जल्दी जल्दी में मैंने ले लिया, बाकी सारे बर्तन धोने में थे ना, और 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करती। कोई बात नहीं बहू, खा लेंगे हम। अब इतना बना दिया है तूने, वो कम है क्या? सिमरन ये बर्तन में जो प्याज डाला है उसमें से कुछ बदबू आ रही है, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है तो दाल चावल खा लो ना, वो भी तो अच्छा होता है सेहत के लिए। बहू ये क्या बात हुई, हमने भी काम किए हैं लेकिन इतना भी मत बेकार बना के कोई खा ही ना सके। प्याज इतना ही काट जितना काम आए, कटे हुए प्याज बाद में काम नहीं आते। सिमरन कुछ नहीं कहती। कल टिफिन में जो तुमने सब्जी दी थी ना वो आधी कच्ची थी, ऐसी सब्जी मत दिया करो यार। कल मेरे बॉस ने मेरी टिफिन शेयर की थी, मेरी तो इज्जत ही खराब हो गई। मैंने तो उसी वक्त सब्जी बनाकर दी थी, अब सब्जी लाई खराब होगी तो मैं क्या करूं, मैंने तो ठीक से ही बनाया था। बहू पत्ता गोभी कभी काट कर नहीं रखते फ्रिज में, वरना वो पकती नहीं है। इतनी सुबह बहुत जल्दबाजी होती है तो क्या करूं मैंने उसी वक्त सारी सब्जियां काट कर रख दी थी जब पापा जी लेकर आए थे, और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। हाँ तभी तो आपके खाने में कभी टेस्ट नहीं आता। सिमरन बहू हद है, तू क्या कहूँ तुझसे। अब ऐसा खाना खिलाएगी कि कोई खा ही नहीं पाएगा। रात में भाभी के मायके से आनंद आ रहा है, कम से कम उसे शिकायत का मौका मत देना। अब मैं क्या करूं अकेले, कितना सब कुछ करना होता है। मजाले कोई मेरी हल्की सी मदद भी कर दे। सिमरन इतना बोलकर वहां से चली जाती है। सबको बस बातें बनानी आती है। शादी होकर जब मैं आई थी सोचा था जॉइंट फैमिली है, सब कितने अच्छे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन्हें बहू नहीं काम वाली चाहिए। बस 2 दिन का नाटक था इनका प्यार का, जो महाराज हटते ही खत्म हो गया। सिमरन खाना बनाकर इतनी थक जाती है कि रसोई का स्लैब तक साफ नहीं करती, ना ही बर्तन खाली करती है, और खुद भी बिना खाए अपने बेटे के पास चली जाती है। अगर थोड़ा आराम नहीं किया तो रात का खाना भी नहीं बन पाएगा मुझसे। क्यों मेरे बेटे, मम्मू को थोड़ा टाइम अपने बेटे के लिए भी तो चाहिए, है ना, बेटे के लिए भी चाहिए। इधर शाम होते ही अलकनंदा के मायके से उसके भाई का बेटा आनंद और उसके साथ उसका दोस्त विशाल भी आ जाता है। बुआ कैसी हो आप? ये मेरा दोस्त है, इसकी परीक्षा भी मेरे साथ ही पड़ी है तो मैं इसे भी साथ ले आया। ठीक किया तूने, अपना ही घर समझ, और जितने दिन रहना है रहो तुम लोग, एग्जाम देकर इधर घुमाना। जी बुआ जी। विशाल को देखकर सिमरन अंदर से झलझला जाती है। बस इसी की कमी है, मुझे क्या है, मुझसे जितना होगा उतना ही करूंगी मैं। एक आदमी बढ़ने के कारण सिमरन ने दोपहर को जो रात के लिए आटा लगाया था वो कम पड़ जाता है। अब कोई मैं फिर से आटा नहीं लगाने वाली। एक काम करती हूँ, हफ्ते भर पहले जो भटूरे बनाए थे उसका आटा फ्रिज में पड़ा है, इसमें मिला देती हूँ। सिमरन फ्रिज खोलती है और उसमें बहुत सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी सी बची हुई देखती है। फ्रिज में तो अब कच्ची सब्जी रखने की जगह ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी बची हुई सब सब्जी को एक साथ मिला देती हूँ। मिक्स वेज की सब्जी बन जाएगी और सुबह का पड़ा चावल गर्म कर दूंगी। धनिया की चटनी फ्रिज में पड़ी हुई है, और कुछ नहीं बनाऊंगी। इतने लोगों की रोटी सेकने में कितना वक्त लगता है वैसे भी। सिमरन बासी तवे और चकले पर ही रोटी बनाकर सेकने लगती है। इतने में ही आनंद आकर कहता है, भाभी मुझे आलू के पराठे खाने हैं और विशाल को भी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ पहले ही बोल दिया तूने, वरना मैं सारी रोटी सेक लेती। भाभी आपकी रसोई कितनी गंदी है, हमारे यहाँ तो इतनी साफ सफाई होती है कि पूछो मत। विशाल को मैं आने नहीं दूंगा वरना तो वो भाग ही जाएगा। खाना देखना जरा अच्छा बनाना। मैं अच्छा ही बनाती हूँ देवर जी, अब क्या कर सकते हैं, मुझे जैसा आएगा वैसा बनाऊंगी मैं। आनंद वहां से चला जाता है। अच्छे से खाना बनाना, बासी आलू प्याज का जो भरता पड़ा है उसी से आलू पराठा बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद सिमरन सबको खाना परोसती है। अभी रोटी में मैदे का टेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आटा उजक गया हो। नहीं तो आप चाहे तो अभी जाकर देख लो, आटे की थाली पड़ी है वैसी की वैसी। भाभी मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही है, प्याज में से बदबू आ रहा है, मैं नहीं खा पाऊंगा। विशाल तुझसे नहीं खाया जा रहा है तो तू भी छोड़ दे, हमें चावल ही दे दीजिए। तुम्हारे कहने पर मैंने आलू पराठे बनाए, वैसे चावल भी फ्राई करके रखे, देती हूँ। सिमरन फ्राइड चावल लाकर विशाल और आनंद को देती है। चावल देखकर आनंद कहता है, भाभी ये फ्राइड चावल है, ऐसे होता है क्या फ्राइड चावल? ये पीली पीली सी हो रही है, आपने इसमें हल्दी डाली है क्या? नहीं भाई, मैं क्यों इसमें हल्दी डालूंगी। ये फ्राइड चावल नहीं है, सूखी सब्जी में चावल डालकर गर्म किया है। भाभी आपने इतना भी क्यों किया? रहने देते, हम बाजार में ही खा लेंगे। चल विशाल बाहर से घूम कर आते हैं। आनंद और विशाल बाहर जाकर खाते हैं। इधर अलकनंदा सिमरन से कहती है, हम तो इतने दिनों से जला बला बासी कुसी खाते हैं, लेकिन कम से कम बाहर वालों को तो मत खिलाओ। रसोई में घुसा तक नहीं जाता,
अब जब से तुम आई हो इतनी गंदगी फैला कर रखी है तुमने, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहती। अब मम्मी जी मुझसे जितना जैसा होगा मैं उतना ही कर पाऊंगी। ये चावल मैं खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जहर नहीं है इसमें। सिमरन अब हर रोज यही करती है। अगले दिन वो थोड़ी देर से उठती है, फिर जल्दी से सबके लिए चाय चढ़ाती है। चाय चढ़ाने के लिए वो सॉसपैन लेती है जिसमें उसने कल दही डाला था। पानी से धो लेती हूँ, कौन सा इसमें दही जमा है। सिमरन चाय चढ़ाती है और वो लगभग फटने को हो जाती है। जैसा है वैसा ही दे देती हूँ, पहले इतनी देर हो गई है, फिर सब चिल्लाने लगेगी। बहू सिमरन भाभी चाय दो चाय दो। सिमरन सबको चाय देती है। चाय पीकर सबका मुंह बन जाता है। बहू ये तो फटने जैसा हो गया है, लगता है तूने ठीक से कल का दूध उबाला नहीं या फिर दही के हाथों से छुआ है। नहीं तो बहू अब तुम जो करो बोलना पाप है। वैसे आनंद और विशाल एग्जाम देने के लिए निकल गए और वहीं से वापस चले जाएंगे। सिमरन मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ, मैं तो चाहती यही हूं कि कोई ना टिके यहाँ। सिमरन की इन्हीं हरकतों से घर में मेहमान आना बंद कर देते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 1 महीना बीत जाता है। एक रोज सिमरन नाश्ता चढ़ाने जाती है। बर्तन मजे ना होने के कारण वो वहीं पतीले को पानी से धोकर उसमें सब्जी चढ़ा देती है जिसमें सुबह उसने चाय बनाई थी, और बासी चावल के पतीले में फटे हुए दूध से आटा लगा देती है। जैसे ही सिमरन रोटी सेकने के लिए गैस ऑन करती है, गैस धीमी चलने लगती है। लगता है अब ये खत्म होने वाला है। इस तरह अगर मैं रोटी सेकती रही तब तो पूरा दिन लग जाएगा रोटी बनाने में। सिमरन आशीष को सिलेंडर खत्म होने के बारे में बताती है। पड़ोसी जरा जाकर सिलेंडर ला दो ना, फिर हमारा आएगा तो हम दे देंगे। ठीक है, जाता हूँ। आशीष नया सिलेंडर लाकर लगा देता है, लेकिन फिर भी गैस तो धीरे ही चलती है। लो, गैस तो मैंने इसी हफ्ते लगाया था। वही मैं सोचूं, ऐसा तो तुम कोई हमें अच्छा खिलाती नहीं हो। बात सिखाकर तो जिंदगी कट रही है, पर सिलेंडर कैसे खत्म हो गया? लगता है गैस खराब हो गया है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने गैस खराब कर दिया? अरे मैंने कब कहा तुमने किया है? मैं गैस बनाने वाले को फोन कर देता हूँ, वो आकर बना जाएगा। तुम मुझे नाश्ता दे दो। आशीष नाश्ता करता है और कहता है, तुम्हारा खाना खाकर हमारी जगह कोई और होता तो कब का अस्पताल में भर्ती हो चुका होता। किसी को अगर घर से मेहमान भगाना हो ना तो बस तुम्हें अपने घर बुला ले। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या तुम? सही तो बोल रहा हूँ। भला कौन ही चाय के बर्तन में सब्जी बना देता है? चाय का टेस्ट आ रहा है और फटे हुए दूध का आटा खाया नहीं जाता। तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों के कारण हमारे घर में मेहमान आना बंद हो गया। पहले कितने सब आते थे। ठीक ही है ना, इतनी सबकी फिक्र है तो कल से खुद ही खाना बना लिया करो। आशीष ऑफिस चला जाता है। यहाँ गैस वाला मिस्त्री आने में देर करने लगता है। सबके लिए इस तरह तो रोटी नहीं बना पाऊंगी। दाल चावल अभी बना देती हूँ, फिर गैस बन जाएगी तो दोपहर में रोटी बनाऊंगी। सिमरन जिस कुकर में कल आलू उबाले थे उसमें पहले दाल बनाती है, फिर उसी में चावल बनाकर सबको नाश्ते में परोस देती है। इधर सब नाश्ते के लिए बैठते हैं, उधर गैस वाला गैस ठीक करने आता है। भाभी दाल में किरकिर है, ऐसे तो हमें पथरी हो जाएगी। हाँ, फिर से आलू के कुकर में चढ़ा दिया होगा दाल। भाभी चावल भी पीले पीले, गैस खराब हुई वो समझ में आता है, नाश्ते में हमें दाल चावल खाना पड़ रहा है वो भी समझ में आता है, लेकिन ये। इतने में ही मिस्त्री आकर कहता है, आपके गैस पे कोई खराबी नहीं है, बस बर्नर में खाना फंसा था। लगता है आप लोग बर्नर कभी साफ नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, ऐसा घर पहली बार देख रहा हूँ जब पूरा घर तो साफ है लेकिन रसोई आया है कितनी गंदी। बर्नर साफ नहीं करेंगे तो फिर ये धीरे ही चलेगा ना। आज मेरे बाबू का पहला अन्नप्राशन है। बहू रात में फिर ना थोड़ी दलिया बना लेना, एक ही एक खाने से इसका मन भर जाएगा। हाँ मम्मी जी। सिमरन सबको खिलाकर फिर रसोई में जाती है, स्लैब साफ करती है, स्लैब साफ करके खुद खाती है, तब जाकर सोती है। उठते ही सिमरन फिर से बच्चे का बोतल धोने के लिए पानी गर्म करती है, फिर बोतल धोकर उसमें दूध भरती है। सिमरन को इन सब में व्यस्त देखकर आरती कहती है, बहू आज मैं दलिया बना देती हूँ, तो रोटी सब्जी बना लेना। ठीक है चाची जी। आरती रसोई में जाती है, फिर मजे हुए बर्तन को धोकर पोंछकर इस्तेमाल करती है और दलिया बना लेती है। आज बाबू भी मेरे हाथ का खा कर देखी। हाँ, आज सब्जी मैं काट देती हूँ। बाबू को बार बार अब दूध देना पड़ रहा है तो बहू भी तो बहुत व्यस्त है। आरती अच्छे से सब्जी धोकर फिर उसे काटकर स्लैब पर रख देती है। बहू तू अब बना ले खाना, बाबू को मैं देख लेती हूँ। जी। सिमरन रसोई में जाकर खाना बनाती है, वो भी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए।
खाना बन जाता है तो रात में सिमरन सबको खाना परोस देती है। आज पहली बार किसी को शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलता। इशिका कहती है, बाबू देख रहे हो ना, आज तुम्हारे कारण घर के माहौल में बदलाव आ गया है। जहाँ सास बहू आपस में रोज बहस करती थी, आज एक साथ काम कर रही हैं। किसी ने सच कहा है, एक आदमी सब कुछ बदल सकता है। हमारे केस में वो बाबू है। तुम दोनों को मेरे बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके कारण अब तुम्हें भी हेल्दी और हाइजीन खाना नसीब होगा। हो तो है। अब धीरे धीरे करके एक बच्चे के कारण अपने आप ही अलकनंदा के परिवार में बदलाव आ जाता है और सब कुछ सही हो जाता है। अटल शर्मा का 5 कमरों का मकान उनकी धर्मपत्नी दया शर्मा ने अपनी पसंद से बनवाया था। अब पत्नी से बड़ा इंजीनियर या इंटीरियर डिजाइनर भी कोई हो सकता है क्या? बस इसीलिए पिछले 20 बरस से पत्नी के बनवाए मकान में अटल जी अपने दोनों बेटों के साथ सुख से बसर कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, समय की गति बड़ी तेज होती है। धीरे धीरे समय बीता और अटल शर्मा के दोनों बेटे विजय और अजय की शादी हो गई। बड़ी बहू मालती ने तो ससुराल की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर बहुत आसानी से एडजस्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही छोटे बेटे अजय की शादी माधुरी से हुई, मानो अजय शर्मा के घर में भूचाल सा आ गया। शादी के बाद अजय, ये कैसा इंटीरियर है तुम्हारे घर का? आजकल ऐसे घरों में कौन रहता है? ये दीवारों में बने शीशे वाले शोकेस, इनमें लगी हुई ये पुरानी तस्वीरें, लोहे की अलमारियां और चूने से पुती दीवारें, क्या है ये सब? क्यों भाई, क्या खराबी है हमारे घर के इंटीरियर में? हम तो सालों से इस घर में रह रहे हैं और तुमसे पहले भाभी भी इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन उन्होंने तो कभी घर में कोई कमी नहीं निकाली। और हाँ, चूना नहीं, डस्ट टेम्पर है ये। डिस्टेम्पर इज न्यू चूना माय डियर हस्बैंड। अरे इतने अच्छे अच्छे पेंट है बाजार में और आपने ये नीला रंग पुतवा रखा है पूरे घर में। और रही भाभी की बात, तो वो तो अपने अपने टेस्ट और नॉलेज की बात होती है। अब उन्होंने ऐसे ही घरों में रहकर अपनी लाइफ बिताई होगी तो उन्हें ये घर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात अलग है। आई हैव अ क्लास। क्या नाटक है ये माधुरी? शादी को 4 दिन हुए नहीं कि तुम्हारा ये क्लास और टेस्ट का ड्रामा चालू हो गया। देखो, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल के हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। देखो अजय, तुम क्लास 1 ऑफिसर हो, बड़े भैया भी अच्छी खासी जॉब में हैं, लेकिन हमारा घर, इसे देखकर कौन कहेगा कि ये फर्स्ट रैंक ऑफिसर का घर है? ये रंग बिरंगी भड़कीले पर्दे, दीवारों पर चूना, अरे ऐसे कौन रहता है यार? अच्छा, तुम ये बताओ अब मुझसे क्या चाहती हो? यही कि बाकी घर का आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग देख लो, लेकिन मुझे अपने कमरे का रेनोवेशन करवाना है। मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। देखो, माँ ने बड़े प्यार से घर बनवाया था। उन्हें इस घर की एक एक ईंट से लगाव है, इसलिए मैं पहले माँ से बात करता हूँ। अगर माँ को कोई एतराज़ ना हो तो तुम अपने कमरे में रेनोवेशन करवा सकती हो। माँ, आपकी बहू चाहती है कि वो अपने कमरे को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा बदल दे। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उसके लिए एक कमरा उसकी पसंद से तैयार करा दूँ। अरे ऐसी क्या समस्या है उसके कमरे में जो उसे मरम्मत करानी है? तुम्हारी शादी से पहले ही तो पुताई कराई थी उसकी मैंने, चमक रहा है बिल्कुल। अरे माँ, करने दो ना उसे उसकी पसंद के हिसाब से। अब आप देखो, रहना तो उस कमरे में उसी को है। अपनी पसंद के हिसाब से सजा लेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, आप चिंता ना करो, मैंने पहले ही उसे मना कर दिया है कि सिर्फ अपने ही कमरे के साथ छेड़छाड़ करे। बाकी का घर जैसा है वैसा ही ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तू इतना कह रहा है तो कर लेने दे बहू को अपनी पसंद के हिसाब से। माँ से हरी झंडी मिलती ही अजय ये माधुरी को बताता है। ठीक है, बाकी के कमरों से मुझे क्या मतलब, मेरा कमरा मेरी चॉइस के हिसाब से तैयार हो जाए, बाकी आप लोग जैसा रहना चाहे वैसे रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ना इस कमरे के पर्दे चेंज करना है। सबसे ज़्यादा तो वही मेरी आंख में चुभ रहा है। अगले दिन दोपहर में, अरे माधुरी कहाँ जा रही हो? आपको माँ जी ने बताया नहीं क्या? मैं अपने कमरे का मेकओवर कर रही हूँ, इसलिए पर्दे खरीदने जा रही हूँ। अच्छा जी, माँ जी ने तुम्हें कमरे का मेकओवर करने की परमिशन दे दी? मैं अपने कमरे में किसी भी रंग के पर्दे टांगूं, इसमें माँ जी को क्या परेशानी हो सकती है? प्यारी देवरानी जी, अभी तुम्हें पता ही कहाँ है कि सासों को कभी कभी बहू के सांस लेने से भी दिक्कत हो जाया करती है। तुम तो फिर भी उनके घर के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। अब अरे मेरे कहने का मतलब है कि माँ जी को सच में तुम्हारे पर्दे बदलने से कोई परेशानी नहीं हुई? अरे भाभी, मैंने बताया ना कि माँ जी को कोई परेशानी नहीं हुई।
इतना ही नहीं, मैं तो कमरे का पूरा हुलिया ही बदलने वाली हूँ। उसी के लिए ज़रूरी सामान देखने बाजार जा रही हूँ। अगर इस माधुरी को माँ जी अपने कमरे का मेकओवर करने दे रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं? लगे हाथ बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। माँ जी मुझे ना अपना कमरा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। आप कहे तो मैं भी अपने कमरे के लिए नए पर्दे ले लूँ। तू पीछे क्यों रहेगी? जा तू भी ले ले, तुझसे मुझे कोई दुश्मनी तो है नहीं। सास की बात सुनकर जिठानी मालती खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब अगर माँ जी ने परमिशन दे ही दी है तो पर्दे ही नहीं, मैं तो अपने कमरे का पूरा मेकओवर कर डालूंगी। अब जो भी मेरा कमरा देखेगा ना, माधुरी के कमरे को भूल ही जाएगा। लेकिन पहले इस माधुरी को पर्दे लाने देती हूँ। देखो तो सही महारानी कैसे पर्दे लेकर आती है। बहुत टेस्ट टेस्ट चिल्ला रही थी ना, हम भी तो देखे क्या टेस्ट है हमारी हाई क्लास देवरानी का। कुछ देर बाद माधुरी जब बाजार से पर्दे लेकर आती है तो मालती भी बहाने से उसके कमरे में पहुंच जाती है। देखो तो कैसे पर्दे लेकर आई हो तुम अपने कमरे के लिए। ये डार्क कलर के रंग बिरंगे पर्दे ना एकदम चीप लगते हैं दिखने में, इसीलिए मैं पेस्टल शेड्स के पर्दे लेकर आई हूँ। बताइए कैसे है? अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो एकदम मुझसे मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी ना इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी। वो क्या है ना, मैं भी अपने रूम के लिए पर्दे लेने के लिए जाने वाली थी। मैंने सोचा एक बार देख लूँ तुम कैसे पर्दे लेकर आई हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की चॉइस एकदम सेम टू सेम हो जाए। इतनी ही बढ़िया पसंद है तो आज तक इस बाबा आदम के ज़माने वाले घर में क्यों रह रही थी? आज से पहले पर्दे क्यों चेंज नहीं किए? भाभी को क्या लगता है मैं इनकी चालाकी समझ नहीं रही हूँ? अरे मैं खूब समझती हूँ भाभी यहाँ क्या देखने आई थी। अब मेरी नकल करके सेम ऐसे ही पर्दे अपने कमरे के लिए लेकर आएंगी। अगले दिन मालती बाजार जाकर माधुरी से भी महंगे और खूबसूरत पर्दे लाकर अपने कमरे में लगा लेती है। मैं ना कहती थी मेरी पसंद तुमसे भी अच्छी है। मेरे कमरे में जाकर देखो मैं कितने खूबसूरत पर्दे लेकर आई हूँ। वैसे तुमने भी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की थी। सिर्फ पर्दों से क्या होता है भाभी, दीवारें और छत तो वही चूना छापी है ना। ऐसे कमरे में अब 10,000 के पर्दे भी लाकर टांग देंगी ना तो भी वो तो फीके ही नज़र आएंगी। इसलिए मैंने तो बात कर ली है, कल से मेरे कमरे में काम शुरू हो रहा है। कमरा किसे कहते हैं ये अब आप देखिएगा। अरे सच में हमारी सोच ना कई मामलों में आपस में मैच करती है। मैं भी आज तुम्हारे जेठ जी से यही कह रही थी कि हम अपने कमरे को एकदम रॉयल लुक दे देते हैं। बस 1-2 दिन में मैं भी अपने कमरे में काम शुरू ही करने वाली हूँ। कमरे को रेनोवेट करने के नाम पर दोनों देवरानी जेठानी के बीच में एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। पुरानी फ्लोरिंग, वॉल, सीलिंग सब हटाकर आपको मेरी पसंद के हिसाब से लगाना है। देखो फ्लोरिंग तो वुडन की होगी, दीवारों पर प्लास्टिक पेंट और छत पर फॉल सीलिंग भी चाहिए। कमरे का ओवरऑल लुक ऐसा होना चाहिए कि रूम में आते ही समझ में आए कि कमरे में रहने वाले इंसान का कुछ क्लास है। फ्लोरिंग से लेकर वॉल पेंट तक सब कुछ मुझे लाइट शेड में ही चाहिए। हो जाएगा मैम, आपकी इस रूम का खर्च लगभग 5 लाख आएगा और 30,000 मेरी फीस। ओके डन। तुम करती रहो इंटीरियर डिज़ाइनर पर खर्चा, मैं तो मुफ्त में ही तुमसे अच्छा कमरा बना कर दिखाऊंगी। लगभग 20 दिन से दोनों देवरानी जेठानी के कमरों में काम चल रहा था, जिससे घर में सबको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। अरे भाग्यवान, एक कमरे में ऐसा क्या कुआं खुदवा रही है दोनों कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हॉल में पूरा कचरा फैला रहता है। हमारे कमरे में दोनों बेटों का सामान भरा हुआ है और ऊपर से दिन भर यह खट खट सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया है। अरे अब ख़त्म कराओ ये काम। मैं मेहमानों के कमरे में सो रहा हूँ और हमारे कमरे में बहू बेटों ने कब्जा जमा रखा है। अरे क्या बताऊँ, जब से ये छोटी आई है ना, इसने पूरे घर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। एक तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, ऊपर से पानी की तरफ पैसा बह रहा है वो अलग। समझ में नहीं आता, इन दोनों के कमरे ना हुए बिरबल की खिचड़ी हो गई कि काम चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। अरे माधुरी, बंद करवाओ ना अब ये सब काम। थक गया हूँ भाई मैं ये खटखट सुनते सुनते। पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खपा कर आने के बाद घर में भी ज़रा सा सुकून नसीब नहीं होता। पहले तो सिर्फ दिन में ही खटखट होती थी, अब तो रात में भी तुम्हारे कमरे में काम चल रहा है। बंदा कब और कहाँ जाकर सोए। अरे आप ही लोग दिन भर चिल्लाते हैं ना कि काम कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। यही कारण है कि हमने काम जल्दी खत्म करने के लिए रात में भी काम चालू कर दिया है। देखिए अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी दोनों कमरे बनकर तैयार हो जाएंगी।
1 सप्ताह के बाद। देखो ना विजय, हमारा कमरा बनकर तैयार हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल का कमरा हो। अब बताओ, अपनी पत्नी की पसंद की दाद दोगे या नहीं? अच्छा बिल्कुल सच सच बताना, हमारा कमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर माधुरी का? देखो, कमरा तो तुमने बहुत अच्छा तैयार करवाया है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन माधुरी ने जो कमरे में अटैच बाथरूम करवा लिया ना, उससे उनके कमरे का लुक थोड़ा ज़्यादा रीच हो गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल अटैच बाथरूम होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम यूज़ करने के लिए जाओ। मैं माँ जी से बात करती हूँ, अब मुझे भी अटैच बाथरूम चाहिए। अरे भाग्यवान, कैसी बात करती हो? मम्मी उसमें क्या करेगी? घर में जगह ही कहाँ है तुम्हारे लिए अटैच बाथरूम बनवाने की? मुझे कुछ नहीं पता। जैसे माधुरी का अटैच बाथरूम दिया है, मुझे भी अपने लिए अटैच बाथरूम चाहिए। माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना कि आपने माधुरी को अटैच बाथरूम बनवा दिया और मेरा कमरा ऐसे ही रह गया। मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे भी अटैच बाथरूम चाहिए। अरे एक ही बाथरूम है तुम दोनों के कमरे के बीच में, तो वो किसी एक के कमरे में ही अटैच हो सकता था ना। और अटैच करने से ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? पहले ही घर में 3 बाथरूम है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। दया अपनी तरफ से मालती को बहुत समझाती है, लेकिन मालती के बार बार जिद करने के कारण उसकी सास अपने कमरे में से एक छोटा सा बाथरूम निकालकर बड़ी बहू को भी बाथरूम दे देती है। अब तो खुश है ना तू? मेरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन तुम दोनों का महल चमकना चाहिए। अब बस बंद कराओ इस शाही महल का निर्माण। माँ जी, वैसे आपके कमरे में से ज़मीन लेकर बाथरूम बनवाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन आपको पता है ना, इतना खर्चा करके मैंने कमरा तैयार करवाया है और बिना अटैच बाथरूम मेरा कमरा बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे बिना तड़के की दाल। अगले दिन, अरे भैया, ये कमरों का रिनोवेशन ना हमें बहुत भारी पड़ गया। सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पैसों में हमने पूरा घर रिपेयर कर लिया होता, जितने पैसों में इन्होंने सिर्फ 2 कमरे तैयार किए हैं। ठीक कह रहा है छोटे, तो मैं भी आज बिल देख रहा था। अरे तेरी भाभी ने एक कमरे पर 5.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। भैया अब क्या बताऊँ आपको, माधुरी कौन सा भाभी से कम है। मेरा भी लगभग इतने का ही बिल बना है। मैंने तो लोन लेकर इसके लिए कमरा तैयार करवाया है। अब तो मुझे बस पर्सनल लोन की किस्तें भरने की चिंता सता रही है। अरे छोटे, किस्तों के पैसे तो मैनेज करने ही पड़ेंगे। मैं तो आज ही सबको बोलने वाला हूँ कि अगले 2 साल तक किसी के लिए नया कपड़ा नहीं आने वाला। इतना ही नहीं, घर के खर्च में भी कटौती करनी पड़ेगी, तब जाकर ये खर्च मैनेज होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया आप। सुनो माधुरी, कान खोल कर सुन लो। अगले 2 साल तक ना बाहर जाना है, ना होटल में खाना है, ना नए कपड़े, ना गहने। किसी भी चीज़ का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ना, आपने मेरी बात मानकर रूम तैयार करवा दिया, तो मैं भी आपकी बात मानकर अगले 2 साल तक ना कहीं जाने का नाम लूँगी, ना नए कपड़े और ना नए गहने। अब तो खुश है ना आप? अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और दया जाकर दरवाज़ा खोलती है। नमस्ते बहन जी, हम आपके नए पड़ोसी हैं। कल हमारे यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, बस उसी के लिए निमंत्रण देने आई थी। अरे बहन जी, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, अंदर आइए ना, एक गिलास पानी तो पी कर जाइए। जी जी, क्यों नहीं। अच्छा, ये जो पड़ोस में मकान बन रहा था, ये आप ही का मकान है? जी, हमारा ही मकान है। काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ काम चल रहा था, अब जाकर काम ख़त्म हुआ। अरे काम की तो बस पूछिए मत बहन जी, हमने तो सिर्फ 2 कमरे ही रिनोवेट करे हैं, उसी में इतना लंबा काम चला कि हम लोग तो खटखट सुनकर परेशान हो गए। शुक्र है भगवान का कि हमारा भी काम ख़त्म हो गया। अच्छा, आपके यहाँ भी काम चल रहा था? जी, दोनों बहुओं के कमरे रिनोवेट करवाए हैं। भाई आजकल के बच्चों को हमारे तरीके के मकान कहाँ पसंद आते हैं। आइए ना आंटी जी, जब तक चाय बन रही है मैं आपको अपना कमरा दिखा कर लाती हूँ। इन्हें भी तो पता चले मेरी हाई क्लास चॉइस। और मेरा रूम देखकर बेचारी यही सोचेंगी, काश पहले देखा होता तो वो भी ऐसा ही बनवाती। ये देखिए, सब कुछ ब्रांडेड एंड इम्पोर्टेड लगवाया है हमने। पूरा रूम मेरी पसंद से ही कस्टमाइज़ हुआ है। अरे बेटा, ये सब जो तुमने लगवाया है ना, ब्रांडेड और इम्पोर्टेड तो हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि ये वुडन फ्लोरिंग तो कब की आउट ऑफ फैशन हो गई है। और बेटा ये नेट और वेलवेट की कॉन्ट्रास्ट पर्दे आजकल तो कोई नहीं यूज़ कर रहा।
फॉल सीलिंग का ये स्टाइल जो तुमने कराया है ना, ये तो 10 साल से बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड है। तुमने पैसा तो बहुत लगा दिया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छा चलती हूँ, लेकिन आपको कल हमारा नया घर देखने के लिए और मकान की मुहूर्त में शामिल होने के लिए ज़रूर आना है। तो जाना ही पड़ेगा। अरे हमारे इतने स्पेशल कमरों को मज़ा नहीं आया कहकर चली गई। हम भी तो देखे कौन सा राजमहल बनवाया है इन्होंने। अगले दिन मालती, माधुरी और उनकी सास समय से तैयार होकर गृह प्रवेश में पहुंच गई थी। अरे माधुरी, ये घर है या किसी फिल्म का सेट? कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं है? मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी कि इनका घर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेशी होटल में आ गए हो। पूरा घर देखने के बाद वाकई माधुरी और मालती के तो होश उड़ गए थे। पिछले 1 महीने से उन दोनों ने महंगे से महंगा इंटीरियर इंटरनेट पर सर्च करके अपने घर के लिए पसंद किया था। उन्हें तो पक्का यकीन था कि जो भी उनका कमरा देखेगा देखता ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। उनके कमरे को देखने वाले पहले शख्स ने ही तारीफ की जगह उनके बेडरूम में 10 कमियां गिनवा दी थी। अरे माधुरी, मुझे तो इनके घर की मिठाई चखने के बाद अपनी खीर फीकी नजर आ रही है। अरे हमने इस खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दूध ही फट गया हो। कौन सी खीर भाभी? मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल रही हो आप? अरे बेवकूफ़, अपने कमरों की बात कर रही हूँ और क्या। वैसे आपके घर को देखकर लगता है आपने बहुत खर्चा किया इसके इंटीरियर पर। वाकई काबिल तारीफ है। खर्चा? आपने खर्चा तो किया है। वैसे आपने भी तो रेनोवेशन करवाया ना, कितना खर्चा हुआ आपका? अब हमने तो 2 कमरे कराए हैं, लगभग 10-11 लाख रुपया लग गया। आपका तो कम से कम 50 लाख लगा होगा ना? खा गए ना आप धोखा। अरे भाई सच बताएं, पूरे घर का इंटीरियर हमने 8 लाख में कराया है। अब बताइए, है ना मेरा टेस्ट और सिलेक्शन बढ़िया? पड़ोसन की बात सुनकर एक पल के लिए तो मालती और माधुरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जितने पैसों में हमने 2 कमरे सजाए, उन्होंने अपना 5 कमरे का मकान सजा लिया। अब तो मालती और माधुरी के मुंह का स्वाद ऐसा बिगड़ा कि गृह प्रवेश की मिठाई भी उनका मुंह मीठा न कर पाई। सर पीटती और अपनी मूर्खता पर आंसू बहाती दोनों देवरानी जेठानी लौटकर घर आ गई थी। देख रही हूँ, पड़ोसन का मकान देखने के बाद तुम दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये लग्जरी, ऐशो आराम और दिखावे का कोई अंत नहीं होता। जितना भी कर लो हमेशा कम ही लगता है। इसीलिए तो मैं अपने सादे से मकान में खुश थी। तुम भी अपने कमरे में संतुष्ट होना सीख जाओ, नहीं तो ऐसे ही रोज़ किसी ना किसी का घर देखोगी और अपने मन की शांति खो दोगी। सास की बात मालती और माधुरी को आज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी और उस दिन के बाद उन्होंने संतुष्ट होना सीख लिया। दुल्हन बनना, अपनी फेवरेट कलर का लहंगा पहनना, फेवरेट डिजाइनर ज्वेलरी पहनना किसी भी लड़की का सपना होता है और ऐसा ही सपना प्रिया का भी था। प्रिया की उम्र शादी की हो गई थी और उसके इस सपने को पूरा करने लायक लड़की की खोज जोरों शोरों से चल रही थी और इसी में उनके पास वर्मा परिवार के बेटे प्रेम का रिश्ता आता है और आज लड़की वाले उसे देखने आने वाले थे। बताओ ना मम्मी, ये वाली सूट पहनूं या ये वाली? सूट क्यों पहनना है प्रिया? अरे अरे बेटा, तुम तो घबरा गई। कस्तूरी जी, आप तो आज शाम को आने वाली थी। अभी तो कोई अरेंजमेंट भी नहीं हो पाई। देखिए घर कितना बिखरा पड़ा है, हम आपकी खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे तो क्या हो गया, एक तो आप किसी को अपनी बेटी भी देगी और उनकी खातिरदारी भी करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ विमला जी। और प्रिया, तुम क्यों शर्मा रही हो? हाफ पैंट पहना है तो क्या हुआ? मेरी बड़ी बहू भी घर पर हाफ पैंट ही पहनती है। कोई बात नहीं, आओ बैठो यहाँ। और अपनी बातों से 10 मिनट में ही कस्तूरी सभी का दिल जीत लेती है। किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो लोग कस्तूरी से पहली बार मिल रहे हैं। कहाँ मुझे टेंशन हो रही थी कि कौन से सूट पहनूं। यहाँ तो आंटी जी मुझे हाफ पैंट में देखकर भी शॉक नहीं हुई। बड़े मॉडर्न ख्यालातों की लगती हैं। हमारी बड़ी बहू तो सारे तरह के कपड़े पहनती है। अरे दिन भर साड़ी पहनकर, वो भी इतनी गर्मी में कोई कैसे रह सकता है। वो भी जरूर आती प्रिया को देखने, पर क्या है ना, वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर गई है। एक बात जरूर कहूंगी कस्तूरी जी,
जिस भी लड़की को आप जैसी सास मिलेगी उसका तो भाग्य ही खुल जाएगा। अरे ये तो बिल्कुल गलत कह दिया आपने विमला जी। बल्कि ये कहिए जिसके भी घर प्रिया जाएगी उन लोगों का भाग्य खुल जाएगा। मैं तो आपसे झोली फैलाकर आपकी बेटी मांग रही हूँ। अब जब लड़के की माँ इतनी हंसमुख और मॉडर्न ख्यालातों की हो तो कौन ही ऐसे रिश्ते को ठुकरा सकता था। प्रिया को प्रेम के घर वाले बहुत पसंद आ जाते हैं और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और प्रिया की शादी प्रेम से पक्की हो जाती है। अपनी शादी को लेकर प्रिया बड़ी एक्साइटेड थी। वो आए दिन कभी किसी से तो कभी किसी से अपने होने वाले ससुराल वालों की तारीफ करती रहती। ये देखिए बुआ जी, ये मेरी जिठानी हुई। जिठानी वाले घर में जा रही है बेटा? अरे विमला, जब अपनी बेटी के लिए लड़का देख रही थी तो इकलौता देखती। बता, ससुराल में पहली एक जिठानी रहेगी। मैंने तो कितनी बार सोचा कि प्रिया को ऐसे परिवार में ब्याहूं जहां इकलौता लड़का हो, पर प्रिया को ही जॉइंट फैमिली वाले घर में जाना था। अकेले बेचारी का मन नहीं लगता ना। हाँ बुआ जी, वो क्या है ना, कोई बड़ा घर पर रहेगा तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर कभी आएंगी ही नहीं। काम तो वैसे भी आधा आधा बढ़ जाएगा। और क्या बताऊं बुआ जी, सीमा भाभी क्या सही है, मुझे कॉल करके बताती है अगर प्रेम तुम्हें मनाली या गोवा लेकर जाकर सस्ते में पल्ला झाड़ना चाहे तो तुम ऐसा होने मत देना, तुम तो स्विट्जरलैंड ही जाना। अब बताओ कौन सी जिठानी इतनी कूल होती है। ये तो कुछ भी नहीं बुआ जी, जैसी जिठानी वैसी ही सास। सभी ना बहुत अच्छे हैं, ऊपर से कोई ननद भी नहीं है बुआ जी। ननद नहीं? शादी के लिए इतनी एक्साइटेड प्रिया की जिंदगी में शादी का वो पल आ ही जाता है जिसका उसे इंतजार था। शादी के दिन स्टेज से स्टिल ग्रे कलर का लहंगा पहनकर प्रिया उतर ही रही थी कि उसकी सास कस्तूरी का मुंह बन जाता। ये कैसे गमगीन रंग का लहंगा पहन लिया बहू ने? अपनी फेवरेट रसमलाई छोड़कर कस्तूरी साइड से अपनी बहू के पास जाती है और धीरे से उससे कहती है, अरे अरे बहू, हमारे में ना ये सफेद, गुलाबी, नीले, पीले इन रंगों का लहंगा नहीं पहनती दुल्हन। लाल चटक रंग का लहंगा पहना जाता है और तूने तो बिल्कुल ही सफेद रंग का लहंगा पहन लिया। खैर अब तो तू तैयार भी हो गई है, क्या कहूँ, पर आगे से ना ध्यान रखना बहू, हमारे घर की बहुएं इस तरह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती। अब तक प्रिया के सामने वर्ल्ड बेस्ट सास बनी कस्तूरी आज कुछ और ही बात कर रही थी। और करती भी क्यों ना, अच्छे बनने की ये लीपा पोती तो रिश्ता होने तक की होती है। जैसे ही लड़की दुल्हन बनी धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ये अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? शादी की बात होने तक तो वो इतनी मॉडर्न बन रही थी और अभी लहंगे के रंग को लेकर ये कह रही है। खैर प्रिया, जो भी हो, इस स्ट्रेस को अपने चेहरे पर मत आने दे, वरना खामखा फोटोज खराब आएंगे। तभी वहां नेहा आती है। अभी तो ससुराल में तुम आई भी नहीं हो, आ जाओ तब पता चलेगा प्रिया। आज तुम्हारी शादी है, एंजॉय। और ये सब सुनने के बाद किस दुल्हन की खुशी बरकरार रह सकती थी। प्रिया की तो हालत खराब होती जा रही थी। न जाने शादी के बाद क्या होने वाला था, पर किसी तरह शादी संपन्न हो जाती है। अगली सुबह जब प्रिया आराम से अपने कमरे में सो रही थी, धीरे से कस्तूरी उसके कमरे के दरवाजे को खोलती हुई कमरे में आती है और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सो रही हो बहू? मम्मी, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता? इतनी जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रही हो तुम। अगर मैं बाहर गिरकर जख्मी हालत में चीख भी रही होती ना तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। इस बेजोड़ खर्राटे के आगे मेरी आवाज तुम तक कैसे पहुंचती बहू? वो मम्मी, ये किन बातों में फंसा लिया तूने मुझे? हैं? चल, मैं ये कह रही थी कि थक गई होगी ना तो शादी की रस्मों में। कोई बात नहीं, सो ले, पर याद रखना बहू, हमारे यहाँ बहुएं 6:30 बजे तक उठ जाती है, तो जरा ख्याल रखना। और कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मम्मी। वैसे 7 तो बज ही चुके हैं, अब क्या सोओगी तुम? हैं? चलो ठीक है, फिर तैयार होकर बाहर आ जाओ। चलो। अपनी वर्ल्ड बेस्ट सास के मुंह से ये सब सुनकर प्रिया का दिमाग तो चकरा जाता है। ये क्या बात हो गई? कहाँ शादी के पहले मम्मी मेरे साथ गोवा जाने की बातें कर रही थी और यहाँ 6:30 बजे उठने को कह रही हैं। अब इन सब के बाद ये साड़ी, उफ, ये साड़ी कैसे पहनते हैं? मैं भी क्या पागल हूँ, बेकार में साड़ी को खुद पर लपेटने की कोशिश कर रही हूँ। सूट तो पहन ही सकती हूँ मैं, वही पहनकर बाहर चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा।
और नहा धोकर सूट पहनकर प्रिया हॉल में चली जाती है। अपनी बहू को सूट में देखते ही कस्तूरी कहती है, प्रभु प्रभु प्रभु, अरे बड़ी भोली है तू बहू, ऐसे सूट पहनकर बाहर नहीं आते। घर में ससुर है, तेरे जेठ जी है, अच्छा लगता है क्या? अपनी माँ को ये कहता सुन फौरन सुशील गला साफ करते हुए कहता है, मैं अंदर चलता हूँ मम्मी। देख देख कैसे शर्मा कर सुशील अंदर चला गया। अच्छा लगता है क्या बहू? कोई बात नहीं, तो घबरा मत, पहला दिन है ना, तो गलती हो जाती है। मुझे क्या पता था मम्मी कि यहाँ रोज साड़ी पहननी पड़ेगी मुझे, और मुझे ना साड़ी पहननी आती ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी नेहा से कह देती हूँ, वो तुझे साड़ी पहना देगी। और आज सीख लेना साड़ी पहनना, फिर रोज खुद साड़ी पहन कर बाहर आ जाना है। अपना मुंह लटका कर प्रिया नेहा के कमरे में जाती है और जाते ही पहला सवाल यही पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जब मुझे देखने आए थे तब तो माहौल बिल्कुल अलग था भाभी, और अभी तुझे देखने में आई थी नहीं ना? तो फिर इस घर में यही होता है देवरानी जी, मुझे भी इसी तरह घर में लाया गया था और उसके बाद क्या ही बताऊं, एडजस्ट करना सीख जाएगी तू भी। प्रिया को अपनी सास में ये बदलाव बिल्कुल भी राज नहीं आता और वो सीधा अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या बेटा, एक दिन नहीं हुआ ससुराल गए तुझे कि अपने ससुराल की चुगली करने लग गई? इस तरह घर चलता है क्या? और जेठानियों का तो काम ही होता है देवरानियों को डराने का। तू नेहा को छोड़ और अपनी सास से अपनी ट्यूनिंग बनाकर रख जरा। रसोई में अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जा बेटा। अपनी माँ से बात करके अपने आप को फिर से तैयार कर प्रिया किचन में जाती है। बताओ, डब्बे में रिफाइन भी नहीं है। पहले मैं रिफाइन निकालती हूँ। और जैसे ही प्रिया रिफाइन का पैकेट निकालकर उसे कैंची से काटने जाती है कि कस्तूरी वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे रे रे बहू, अभी हो जाता ना बेकार में शापा। ना ना बहू, हमारे घर रिफाइन से खाना नहीं बनता, हम तो मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते हैं। ये रिफाइन तो मेहमानों के लिए रख रखी है, साल में एक पैकेट काफ़ी है। अरे खाता ही कौन है? अच्छा बता, अभी तू इसे फाड़ देती और इसी से खाना बना देती तो बेकार में तेरे ससुर जी का मूड ऑफ हो जाता। खैर कोई बात नहीं, पहला दिन है ना तेरा, धीरे धीरे सीख जाएगी। अपनी सास की बात मानकर प्रिया मस्टर्ड ऑयल में सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अब सभी की प्लेट्स लगा देती हूँ और उसके बाद सभी को बुला लूंगी। किचन के ड्रॉर से एक डाइनिंग सेट निकालकर अच्छी तरह सभी के चेयर के ठीक सामने एक एक प्लेट प्रिया अरेंज कर देती है और जैसे ही उस प्लेट में खाना डालने जाती है कि कस्तूरी वहां पहुंच जाती है। अरे रे रे, ये डाइनिंग सेट कहाँ से निकाल कर ले आई तू बहू? दराज में कितने पीछे छुपा कर रखा था मैंने कि किसी का हाथ ना लगे, और तू निकाल कर ले आई। पर आप लोग तो इसी डाइनिंग सेट में खाना खाते हैं ना मम्मी? वो वीडियो कॉल पर मैंने देखा था, इसलिए पूरा आधा घंटा लगाकर मैंने इस डाइनिंग सेट को ढूंढा। अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, जब प्रेम के लिए लड़की देखने की बात चल रही थी तो आए दिन कोई ना कोई गेस्ट उसे देखने आ ही जाया करते थे। अब उस वक्त स्टील के बर्तनों में तो नहीं खा सकते हैं, तो हमने ये क्रैकर सेट मंगवाया था। चला अब इसे हटा दे और सामने जो स्टील के बर्तन रखे हैं ना उन्हें बाहर लेकर आ। अब तो इस घर की हो चुकी है, अब तुझसे क्या शर्माना। अच्छा, एक सुपर। चलो बढ़िया है। मम्मी पूजा करने जा रही हैं। पूरे दिन में यही तो 30 मिनट होते हैं जहाँ उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती। अब जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ, वरना इसमें भी आकर कोई ना कोई कमी निकाल देंगी। और जैसे ही कस्तूरी सोफे से उठती है, प्रिया फौरन मॉपिंग लाकर पोछा करने तैयार हो जाती है। ये देख, पकड़ लिया ना रंगे हाथ तुझे। मुझे लगा ही था तू मोपिंग से पोछा मारती होगी। अरे बहू, क्यों पोछना है शरीर को इतना? ये सब तो आजकल के चोंचले हैं, इन सब से पोछा लगता भी है क्या? पोछा तो कपड़े से ही लगता है, पूरी तरह निचोड़ कर। मोपिंग से तो फर्श पर दाग रह जाते हैं। वही मैं सोचूं, हमारे घर के फर्श पर तो कभी पोछे के निशान रहते नहीं थे, ये दाग आखिर आ कहाँ से रहे? पर आप तो पूजा करने गई थी ना मम्मी? पूजा तो सुबह 4 बजे कर ली मैंने। आज तो मैंने सोच लिया था कि इन दागों के पीछे का कारण पता करके रहूंगी। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं, पर कस्तूरी का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। ये मत करो, वो मत करो, हमारे घर पर चीजें ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती। फिर एक शाम
कस्तूरी की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। प्रिया भाग भाग कर सभी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। कुछ और लाऊं मम्मी? ये क्या तूने मम्मी मम्मी लगा रखा है बहू? है, मुझे लगा था तू आज नहीं तो कल समझ जाएगी। ये तेरा मायका नहीं है। मम्मी क्या होता है? मम्मी जी बोला कर। समझ तो आए कि मैं तेरी सास हूँ। और बस यही बात प्रिया को चुभ जाती है और वो मन ही मन अपनी सास को ठीक करने की ठान लेती है। जी मम्मी जी। और ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद प्रिया ने अपनी सास से जरा भी बात नहीं की। प्रिया सीधा अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है, इतनी उंगलीबाजी, आपका दम नहीं घुटता क्या भाभी? घुटता तो है पर क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी नहीं। मम्मी जी तो हर चीज में उंगली करेंगी ही, ये उनका नेचर है। और तुम्हारे जेठ जी, वो तो मम्मी जी की कही को ही अपना सब कुछ मानते हैं। मैंने कुछ सोचा है, अगर आपने साथ दिया तो मम्मी जी की सादत को खत्म कर सकते हैं हम। पर उसके लिए आपको अपने मायके जाना होगा। कोई भी बहाना कर दीजिए, किसी की तबीयत खराब है या कुछ भी जो आपको समझ में आए। पीछे से मैं सब देख लूंगी। एक कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, मैं कल सुबह ही मम्मी जी को कोई बहाना देकर अपने मायके निकल जाऊंगी। और अगली सुबह जब सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे तो नेहा कहती है, मम्मी जी, मेरे मामा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप तो जानती हैं वो 80 साल के हो गए और इस उम्र में तो जीवन का क्या ही भरोसा, इसलिए वो मुझे देखना चाहते हैं। प्रिया तो अब घर का सारा काम सीख ही चुकी है, मेरी गैर मौजूदगी में वो घर संभाल लेगी, है ना प्रिया? ठीक है बहू, ऐसी बात है तो तू हो आ मायके। वैसे भी हमने कभी रोका है क्या तुझे? यहाँ नेहा अपने मायके निकलती है तो वहाँ कस्तूरी के पति और दोनों बेटे अपने काम पर। अपनी उंगली करने की आदत से मजबूर कस्तूरी रसोई में अपनी बहू के पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि खाना तो पहले ही बना हुआ है और रसोई में तो कोई नहीं। आज तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बनाया है बहू ने। स्लैब भी बिल्कुल साफ है। जरूर कपड़े उसने एक साथ मशीन में डाल दिए होंगे। अभी जाकर कान खींचती उसका। अरे भाई, हमारे घर में नए पुराने सारे कपड़े अलग अलग धोए जाते हैं। और जैसे ही ये कंप्लेंट करने कस्तूरी प्रिया के पास जाती है तो वो देखती है कि सारे कपड़े पहले ही धुलकर छत पर सूख रहे हैं। अरे ये प्रिया कहाँ गई? कमरे में होगी। कस्तूरी प्रिया के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि प्रिया उसे देखते ही सोने की तैयारी में लग जाती है। प्रिया को ऐसा करता देखकर कस्तूरी उससे कुछ कह नहीं पाती और कमरे से बाहर चली जाती है। पूरे 2 घंटे तक प्रिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। अरे अकेले कितनी देर तक आदमी बैठा रहे? मन ही उब गया है। कम से कम प्रिया से बात करके मन तो लगा रहता था। प्रेम और सुशील तो सीधा दुकान चले जाते हैं। कब उठेगी बहू? एक काम करती हूँ, नेहा को फोन लगाती हूँ। कस्तूरी फौरन नेहा के मोबाइल पर फोन करती है, पर प्लान के मुताबिक नेहा अपना फोन अपनी बहन को पकड़ा देती है। हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बेटा, जरा नेहा से तो बात करवाना। वो तो मामा जी के साथ है आंटी जी, और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, कभी भी फ़ोन बंद हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में आपसे उसकी बात करवाती हूँ। अपनी बहू के काम में हर वक्त कमी निकालने वाली कस्तूरी अपनी बहुओं की मौजूदगी में उनकी अहमियत समझ नहीं पा रही थी, और आज जब दोनों ही बहुएं उसके आसपास नहीं थी तो उनकी कमी उसे खलने लगी थी। कुछ देर बाद अपने कमरे से बाहर आती ही प्रिया रसोई में चली जाती है। उसके पीछे पीछे कस्तूरी भी रसोई में आती है, और जैसे ही कस्तूरी रसोई में आती है प्रिया रसोई से बाहर चली जाती है। अच्छा कर ले तो काम, मैं नहीं आ रही तेरे पीछे बस। रसोई का काम निपटाकर प्रिया फिर से अपने कमरे में चली जाती है। रात के खाने के वक्त, तुम भी बैठ जाओ प्रिया, सबके साथ ही खा लो। मेरा पेट भरा हुआ है, मन हुआ तो मैं कमरे में खा लूंगी। ना ही मुंह पर मुस्कुराहट, ना ही किसी से बातचीत। रात को सभी घर पर होते हैं तो कस्तूरी को ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, पर अगली सुबह जैसे ही सब वापस काम पर निकलने लगते हैं कस्तूरी की घबराहट शुरू हो जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, इसी तरह इतने बड़े घर में अकेले चुपचाप, किसी का मन लगे तो कैसे। और बस 1.5 दिन में ही कस्तूरी की अकल ठिकाने लग जाती है। वो सीधा प्रिया के पास जाती है और कहती है, हमने तुझे झूठ बोलकर इस घर में लाया, इसीलिए नाराज है ना तू बहू? सास है आप मेरी, माँ थोड़ी ना है। माँ थी तब तक मैंने नाराजगी नहीं दिखाई, और जब आपने सास बनने की सोच ली है तो मुझे भी बहू बनना ही पड़ेगा ना। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। घर पर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है मम्मी जी। पापा जी ने कभी किसी बात की कंप्लेंट नहीं की, जेठ जी भी खुद कुछ नहीं बोलते जब तक आप शुरुआत नहीं करती। इसके पहले कि ये कड़वाहट
इस रिश्ते को खत्म कर दे। मैंने सोचा मैं चुप्पी साध लूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। तुझे वैसा ही ससुराल मिलेगा जैसा तुझे बताया गया था। आजकल बहुएं आते ही खुद को घर की मालकिन समझने लगती है। ऐसा ही मेरी एक सहेली के साथ हुआ था। वही डर मेरे मन में बैठ गया था, इसलिए मैं तुम दोनों पर कड़ी नजर रखने लगी। पर मेरी बहुएं वैसी नहीं है। अब अपनी माँ से नाराजगी छोड़ दे। 1 मिनट मम्मी, फिर मैं नेहा भाभी को भी घर बुला लूं।